करता हूं। आज अगर भारत माता की सीमाएं क्षुण्ण हैं, अगर आज हमारा मान सम्मान सुरक्षित है तो हमारे सैनिकों की वजह से है। मैं आपको जय हिंद के साथ साथ प्रणाम भी करता हूं। क्यों? क्योंकि भारत माता के सपूत आप हैं। हम लोग जो चैन की नींद सो सकते हैं वो आपकी वजह से सो सकते हैं। आज हर विभाग में करप्शन है, एक फौज ही ऐसा विभाग बना है, बचा है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, जो बिल्कुल करप्शन से विमुख है। आप ही धरती मां के सच्चे लाल हैं। और आज समय आ गया है परीक्षा का। धर्म और अधर्म का युद्ध है, आपको धर्म का साथ देना होगा। और ये जो लड़ाई आपके सामने महासंग्राम खड़ी करती है, इस लड़ाई को आपको जीत करके फतेह का झंडा गाड़ना होगा। मेरे साथियों, आप सबको फतेह का झंडा गाड़ना होगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आदरणीय जनरल साहब को लौटना भी है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय जनरल साहब आए और अपने मुखारबिंद से हमारा मार्गदर्शन करें और हमारी जीत का बिगुल बजाएं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, मेजर जनरल खंडूरी, आप सब भी जिंदाबाद। खंडूरी जिंदाबाद, खंडूरी जिंदाबाद, चैंपियन जिंदाबाद, चैंपियन जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, यहाँ के बहुत योग्य प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आपके लंबे समय से संघर्ष करते हुए कुंवर साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। जैसे अभी कुंवर साहब ने बताया, कुछ कारणवश विलम्ब हो गया था और फौजी होने के नाते तो मैं समय से देहरादून से चल पड़ा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी परेशानी आ गई कि 1 घंटा मुझे करीब वहाँ पर रुकना पड़ा। आपको अव्यवस्था हुई होगी, तकलीफ होगी, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर हैं, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। आज हम चुनाव के वेला पर यहाँ पर बहनों भाइयों, और उत्तराखंड में चुनाव आपने समय पर कई देख लिए हैं। मैं भी उस चुनाव में शुरू से शामिल रहा। इस चुनाव में 1-2 बातें मुख्य हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और उसके अलावा जो आप यहाँ पर नहीं हैं उनसे भी आग्रह आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। ये देश आज एक ऐसी स्थिति में खड़ा है, मुझे नहीं मालूम, कम से कम मैं अपनी जीवन में ऐसी स्थिति नहीं देखी है यहाँ पर इस प्रकार से अराजकता जैसे देश के अंदर हुई हुई है। हमारे पड़ोसी देश में हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसकी चर्चा करने का विषय नहीं है, विशेष कर पाकिस्तान। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद 10 साल कांग्रेस सरकार यहाँ पर रही है हमारे देश में। उससे पहले थोड़े दिन अटल जी वंश की सरकार रही, किस प्रकार से उसका कार्यशैली रही, क्या उन्होंने किया है, किस प्रकार से पूरा भारत में उसका, पूरा उत्तराखंड का भविष्य अच्छा हुआ है, उन सी बातों को याद रखने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। और ये इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आपको सोचना चाहिए कि कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ, कौन सी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो जब सत्ता में आती हैं तो सत्ता का उपयोग दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं। केंद्र में अटल जी की सरकार आपने देखी है, दुर्भाग्य से 10 साल तक कांग्रेस सरकार रही, और पिछले 10 साल में उत्तराखंड का क्या हाल हुआ है। कांग्रेस ने किस प्रकार से उत्तराखंड के साथ ऐसा व्यवहार किया जो सामान्य किसी प्रदेश के साथ नहीं करता, जनता के साथ नहीं करता। और मैं इसलिए कहता हूँ बहनों भाई कि प्रदेश में सिर्फ बीजेपी वाले नहीं रहते हैं, सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं रहते। आम नागरिक है, उनकी सुविधा का, उनका भलाई का, उनका हित का बर्ताव कर देखना चाहिए। जब प्रदेश बना था, आप सब जानते हैं, उत्तरांचल के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बीजेपी सरकार से बनाया था, और उस सरकार बनने के बाद जब अटल जी थे, विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया था। मैं दोबारा दोहराऊं बहनों भाइयों, उत्तराखंड में सिर्फ वो विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी के लिए नहीं था, उत्तराखंड की समस्त जनता के लिए था, जिसमें कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग भी थे। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ये होता है कि अगर केंद्र सरकार से 100 रुपया मिलता है तो उसमें से प्रदेश को पूरी छूट होती है, खर्चा करने का पूरा छूट होता है, और
प्रदेश के ऊपर बोझ नहीं पड़ता, एक किस्म से उसको मदद दी जाती है। बिजली राज का दर्जा देने का यह मतलब होता है। जब तक अटल जी की सरकार रही, थोड़े दिन शुरू में तो कांग्रेस की सरकार रही, वो या आपको मदद मिलती रही। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई और मैं उसमें सांसद था, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड का वो बिजली दादा खत्म कर दिया गया। अब मैं आपके माध्यम से सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड के लोगों से, तो बिजली दादा का दर्जा कांग्रेस ने क्यों खत्म किया? कांग्रेस के लोग विरोध में थे, उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस लोग हमको अधिकृत रूप से कहते थे, अधिकृत रूप से कहते थे कि आपको उत्तराखंड नहीं बनाना है। लेकिन मैं आपसे ये दोबारा कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं रहते। अगर कांग्रेस ने बिजली राज का दर्जा खत्म किया तो वो लोग भी प्रभावित हुए जो बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के। और इसलिए जो दुर्भावना कांग्रेस की है, कांग्रेस के लोगों की है, कांग्रेस की सरकार की है, उसको आप समझना चाहिए। अब मैं आता हूँ पिछले 10 साल के बारे में, पिछले 5 साल के बारे में, किस प्रकार से प्रदेश के अंदर वर्तमान के मुख्यमंत्री ने शासन किया, आप जानते हैं। क्या क्या हुआ उनके काम में, कहने में भी शर्म आती है बहनों भाइयों को जैसी चीजें। किस प्रकार से प्रदेश का अपमान किया, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार खनन हुआ है, किस प्रकार से शराब की बात हुई है, किस प्रकार से गलत चीजें हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ, और यहाँ के लोग तो, इस क्षेत्र के लोग तो बुद्धिजीवी हैं, समझदार है, नजदीक से आपने देखा है कि किस प्रकार से काम होते हैं, क्या होते हैं। और इसलिए अगर आप उस प्रकार का शासन दोबारा चाहते हैं, तभी आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे, दूसरी पार्टी को समर्थन करेंगे। आपने दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार देख लिया। आज हमारे सौभाग्य से भारतवर्ष के अंदर पिछले 10 साल के बहुत खराब राज्य के बाद हमारे देश में एक सौभाग्य से एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो लोगों को हित के अलावा और उसका कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है। वो प्रधानमंत्री है जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो प्रधानमंत्री है जिसके अपना कुछ है ही नहीं। और वो ऐसा प्रधानमंत्री है बहनों भाइयों जिसके अंदर हिम्मत है। वो खड़े होकर कह सकता है मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, वो खड़े होकर मंच में कह सकता है मैं एक उस माँ का पिता का बेटा हूँ जिसकी माँ पड़ोस घर में जाके और बर्तन साफ करती है और घर का काम करती है, इस माँ का बेटा मैं हूँ। ऐसा कौन प्रधानमंत्री है, ऐसा कौन बड़ा नेता है जो अपने को समझे कि जनता का सेवक हो, इस प्रकार की बात करे। बहनों भाइयों मैं आपसे इस बात नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए एक प्रकार का आदर्श आचरण चाहिए। और इस 2-2.5 साल के अंदर आपने देखा प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया। महिलाओं के लिए हमारे खासकर पहाड़ों में शौचालय कहीं नहीं थे, कितनी कठिनाई होती थी लोगों को। हमको जो पहाड़ में रहते उनको मालूम था, अगर उन्होंने शौचालय बनाया तो उनको अपने लिए तो कोई फायदा नहीं है। हर एक आदमी को 1 लाख से 5 लाख का बीमा दिया है, लोगों को कितने सुविधाएं दी है, बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं। इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो कि पिछले आजादी के बाद अटल जी के समय में कुछ काम शुरू हुआ था, बाकी कांग्रेस ने राज किया उसने नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग सेना के संबंधित लोग हैं। बहनों भाइयों मैं भी सेना का पूर्व सैनिक हूँ। 40 साल लगे मनरेगा पेंशन के लिए, 40 साल, और इसमें अधिकतर कांग्रेस सरकार रही है। अगर उसे पूछा जाए क्यों आपने मनरेगा पेंशन दिया, और जब दिया चुनाव के समय में कोई घोषणा कर दी पिछले दफे चुनाव में, और सैनिकों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी रकम दी जिससे कुछ मतलब नहीं था। 40 साल लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी और 1 साल के अंदर अंदर सब लोगों को दे दिया। हमारे पूर्व सैनिक जानते हैं, मैं पूर्व सैनिकों को जानता हूँ उससे कितना फायदा होता है। लेकिन आर्थिक फायदा का मतलब नहीं है। जो आदमी जीवन अपना बलिदान करता है, जो आदमी मेहनत से काम करता है, जो गरीब मेहनत से काम करता है, जो उसको अपने देश के प्रदेश के लिए त्याग करता है, उसको समर्थन करें, उसको सहमति दें और उसको साथ बढ़ाएं। और इसलिए मैं पूर्व सैनिकों से अपेक्षा करता हूं कि उस बात को समझे। और सिर्फ ये पैसे की बात नहीं, देश को गौरव सम्मान करने के लिए बहनों भाइयों हम सबने देखा सर्जिकल स्ट्राइक किया था। फौजी लोगों को मैं विशेषकर जानता हूं, जो फौजी लोग जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करना भी आसान काम नहीं है। क्या मतलब होता है, मैं भी फौज में और क्षेत्र में पुंछ में वगैरह बहुत नौकरी की है मैंने। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप तो हरिद्वार के बुद्धिजीवी लोग हैं, जरूर आपने टीवी में देखा होगा, वहाँ के रक्षा मंत्री ने
टीवी पर आकर कहा, अरे ये हिंदुस्तान वाले हिम्मत क्या है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का जरा हमारे क्षेत्र को छेड़छाड़ करके देखें, हमारे पास तो एटम बम है, हम भारत को एटम बम से खत्म कर देंगे, एटम बम चला देंगे। ये धमकी हम उन्होंने दी थी, आपने देखा होगा, मैंने भी टीवी पर देखा। उनके रक्षा मंत्री ने, आम आदमी ने नहीं। और उसके ठीक थोड़े दिन के बाद उनकी डीजल दबकों से डरे नहीं और एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। बनो भाई वहां का जो डीजीएम बड़ा अधिकारी है, अभी हमारे सौभाग्य से उत्तराखंड के आदमी है। जब मैंने उनसे पूछा, मैं अध्यक्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, तो अधिकृत से मैंने पूछा क्या क्या बात बताइए। उन्होंने अपने भी उनकी बात सुनोगी। उन्होंने कहा डीजीएमओ ने, यहाँ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन सबसे बड़ा अधिकारी होता है ऑपरेशन का, उसने पाकिस्तान के साथ हॉटलाइन में बात किया और अगले दिन सुबह बताया मैंने आपकी इस जगह पर ये ठिकाने कर दिए हैं, ये बर्बाद कर दिए हैं, और अगर आपने दोबारा कुछ छेड़खानी की ऐसे काम दोबारा करेंगे। पाकिस्तान बोलता रहा, पाकिस्तान शर्माता रहा, घबराता रहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बाती है। उनके डीजीएमओ को सबसे बड़ा सैन्यगार कर अगले दिन सुबह तड़के ही बता देगा इतने बजे का इतने बजे। ये काम किया क्यों मोदी ने? चुपचाप बैठा रहा था। लेकिन उसने संदेश दिया है कि राष्ट्र का, देश के हित में, लोगों को हित में मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मुझे पाकिस्तान को कुछ करना पड़े। उनका जवाब, ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। बहनों भाइयों, मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि उससे चुनाव का कोई संबंध नहीं है, वोटों का संबंध नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी काम में, हम वोटों के लिए काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्ति वो करती है, इतने बड़े बड़े काम करनी है। अभी नोटबंदी की बात आई, हम लोग जो यहाँ पर बैठे, हम लोगों को तो किसी का तकलीफ नहीं है। कुछ पार्टियां हैं, कुछ के बड़े नेता आप जानते हैं, कमरे के कमरे, मकान के मकान, 2-2 4-4 बिल्डिंगें नोटों से ही भरी हुई हैं, कोई नोट नहीं खाली थे। चुनाव के समय में कोई पैसा बांटते थे, आज सबको आपदाई भी है, किसी के पास पैसा नहीं है। और इसलिए नोटबंदी का काम करना जो है, मैं आप समझता हूँ, ये फर्जी नोट बनते थे, फर्जी नोट बाहर भी छपते थे, और जो लोग कहते हैं कि सरकार ने गलत काम किया, उसका नतीजा भी देखें। और एक नतीजे का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप लोग सब लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, अखबार पढ़ते होंगे, खबर देखते हो, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में हर दिन, हर रोज इतवार को मिला के पत्थरबाजी होती थी फौज की गाड़ियों के ऊपर, और फौज का गुट डूब जाता था, पत्थर मारते थे, चीजें तोड़ते थे और लड़ाई करते थे। रोज कई महीनों से चल रहा है, हर रोज ये काम होता था। बहुत कोशिश की गई कि उनको रोका जाए, नहीं रोके। जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 2 दिन बाद वो सामान्य बंद हो गए। अब आप ये बताइए कि नोटबंदी का और पत्थर फेंकने का क्या मतलब है? तो बहनों भाई, नोटबंदी सिर्फ जिनके कमरे बड़े बड़े नेताओं के उन्हीं के नहीं है। वहां से जो नोट छापे जा रहे थे, फर्जी नोट छापे जा रहे थे, वहां का एक तरीका बन गया था। हर रोज पाकिस्तान के एजेंट आते थे, 100-200 लोगों को कहते थे हजार के नोट पकड़ो और जाओ पत्थर फेंको, और 2 घंटे पत्थर फेंकेगा, 1000 रुपये कमा देते थे। अगले दिन से बंद हो गए। तो नोटबंदी का जो एक बात है, ये एक हल्की बात नहीं है, ये दूरगामी निर्णय लिए जाते हैं और देश हित में लिए जाते हैं। ये किसी के राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लिए जाते। लेकिन कांग्रेस वाले तो और दूसरे लोग तो करते नहीं। बड़े बड़े पार्टियों को आप जानते हैं, नेताओं का नाम लेने की जरूरत नहीं, किन के घर में कितने कितने पैसे जमा हुए हैं। और इसलिए जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से, जितने बहुत बड़े, मैं उनका विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे अभी गौर साहब ने बताया मुझे एक और मीटिंग में जाना है, उसके बाद समय की सीमा होती है, उसके बाद प्रचार नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े काम किए। तो मैं चाहे फौजी हो, फौजियों के लिए, चाहे गौर फौजी हो, देश के हित वाले हो, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी के जो केंद्र में है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार काम हुआ 5 साल का, उसका ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आएगी तो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलजुल कर बहुत सारे बड़े बड़े काम करने वाले हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, अच्छे काम करने हैं, जनहित वाले काम कर रहे, और उसको सीधा फायदा जनता का होगा। इस वजह से आप हम तो भारतीय जनता पार्टी के कौन साहब के लिए बहुत मजबूत आदमी है, दिखने भी मजबूत है, काम में भी मजबूत है। और बहनों भाइयों,
मैं तो मुख्यमंत्री को भी जाता हूँ, बहुत सारे आदमी है मुख्यमंत्री को भी अपनी जो काम करवा लेते हैं मान बिना भी की बात से। तो मैं समझता हूँ बहुत योग्य प्रत्याशी आपके पास है, कर्मठ है, जुझारू है, आपके लिए संघर्ष करते हैं और इसलिए आपको उनको भारी बहुमत विजय बना देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में बिठाएंगे। तो मैं आपको एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे निसंकोच मेरा किसी झिझक के मैं आपको आश्वासन जैसा दिला सकता हूँ यहाँ पर खड़े होकर कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा काम नहीं करेगी प्रदेश के अंदर जो जनहित में नहीं होगा और अगर कोई काम करेगी तो हम हमारे चाहे राष्ट्रीय वाले हो चाहे प्रदेश वाले हो उनको करने नहीं देंगे। आप बड़ी संख्या में मतदान करने जाएंगे और यहाँ पर तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, पहाड़ों में थोड़ा आने मुश्किल होती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अच्छी मात्रा में सभी लोग मतदान खासकर पहले सुबह सुबह जल्दी चले जाए और मतदान करें। 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाए, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटाकर बीजेपी सरकार बनाए, कौन सा आपको अपना एक अच्छा प्रतिनिधि बनाए और आगे क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन कौन सा एक बहुत मजबूत आपके प्रतिनिधि होंगे और जो कि व्यक्ति है लंबे समय से विधानसभा में अच्छा काम करेंगे और आप लोग अच्छा सेवा करेंगे। मैं फिर आपको शुभकामनाएं देता हूँ, देरी जाने की क्षमा प्रार्थना करता हूँ और देश के हित में और प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में दोबारा आना बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस ने बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत काम किए हैं। मैंने ज्यादा अभी हरीश रावत जी की विशेष उनके कारनामों पर चर्चा नहीं यहाँ पर नहीं की है क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानकारी है और अभी भी हरीश रावत जी भी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री ऐसे करते नहीं है। इतना वो घबराए हुए हैं कि अपने कुकरमुंह से कि एक जगह से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं कितना से आया हूँ वहाँ पर भी वो लड़ रहे हैं, हरदौर में भी लड़ रहे हैं, कांगड़ा लड़ रहे हैं। तो उस आदमी को दिखता है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है और इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। ये पार्टी के हित में तो वही है लेकिन देश के हित में प्रदेश के हित में है, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी